जय श्री राम मित्रों। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के। अपना प्रयास रहेगा कि पूरा सिलेबस आपको यहाँ करवाया जाए, आसान तरीके से करवाया जाए। तो सबसे पहले हमने पीजी लेवल को शुरू किया और पीजी लेवल में हम जनसंख्या भूगोल के 3 टॉपिक पूर्ण कर चुके हैं। यानी 3 टॉपिक जो अपने फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं उनको हमने पूर्ण कर लिया। और अब हम कृषि भूगोल का आज दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। वॉन थ्योनेन का पहला टॉपिक अपने कृषि अवस्था स्थिति का सिद्धांत पूरा कर लिया। और आज भारत में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण बिंदु है, ये लिया गया कृषि भूगोल से। इस पे हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, कितने चरणों में इसका विकास हुआ। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द जो है वो किसने दिया, तो हरित क्रांति का शब्द सबसे पहले यूएसए के डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा दिया गया। डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा या गेड के द्वारा ये शब्द दिया गया। यूएसए के थे ये डॉक्टर विलियम गेड, जिन्होंने हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले दिया। हरित क्रांति का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो हर्मन वोरलोग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो हर्मन वोरलोग को दिया जाता है। हर्मन वोरलोग को दिया जाता है, जिन्हें 1970 में इसमें विशेष कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया इन्हें 1970 में हरित क्रांति पर विशेष कार्य करने हेतु। भारत में हरित क्रांति का जनक यानी विश्व की बात की तो हर्मन वोरलोग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को जनक कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति वास्तविकता में क्या थी या हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। तो हरित क्रांति का उद्देश्य जो था वो बढ़ती जनसंख्या के साथ कहीं ना कहीं पैदावार में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने के साथ अधिक उपज में वृद्धि करना था। यानी खाद्यान्नों में अधिक वृद्धि करना या अन्य व्यापारिक फसलों में अधिक उत्पादन करने के लिए हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, जन्म हुआ। हरित क्रांति की जन्म की बात करेंगे तो 1950 ईस्वी में के दशक के अंदर इसका प्रारंभ हुआ। 1950 ईस्वी में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, जब 2 विद्वान, कौन, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में, यानी रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में मैक्सिको के अंदर गेहूं की विशेष उपज तैयार की गई। यानी कहाँ पर दोनों के द्वारा, तो मैक्सिको में गेहूं की विशेष उपज तैयार की गई, जो कि कम भूमि पर अधिक उत्पादन कर गहन कृषि से संबंधित गेहूं की महत्वपूर्ण उपज किनके तत्वाधान में, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में मैक्सिको के अंदर विशेष उपज तैयार की गई। इन्हीं के द्वारा, रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा मनीला फिलीपींस के अंदर, यानी 1960 के दशक में मनीला फिलीपींस की राजधानी है, जो फिलीपींस के अंदर चावल की विशेष किस्म को तैयार किया गया, जो कि अधिक उपज देने वाला था। और ये विशेष उपज जो थी वो इंडोनेशिया और ताइवान ताइवान के चावलों का संकर किस्म थी वो। यानी इन दोनों देशों के मिक्स जो चावल को संक्रमण के माध्यम से एक नई किस्म तैयार की गई मनीला
फिलीपींस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में है। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मनीला फिलीपींस के अंदर है। आपको ये याद रखना है। तो एक बार जो थोड़ा सा आपने काम किया इस पर ध्यान कर लें। सबसे पहले अपने बात की कि हरित क्रांति की हम बात कर रहे हैं, तो हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किसने किया? यूएसए के डॉक्टर विलियम गेट के द्वारा किया गया। हरमन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व स्तर पर। हरमन बोरलॉग को, जिन्हें 1970 के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत के अंदर एम.एस. स्वामीनाथन को श्रेय दिया जाता है, जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का। 1950 के अंदर हरित क्रांति का प्रारंभ माना जाता है, प्रारंभिक दौर कह सकते हो। तो रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के निर्देशन में मनीला में सबसे पहले मनीला में और उससे पहले मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन संबंधी ये विशेष बीज तैयार किए गए। उसके बाद मनीला फिलीपींस के अंदर चावल की किस्म तैयार की गई, जिससे कि अधिक तीव्र गति से हरित क्रांति में प्रभावित किया और आगे चल करके अन्य फसलों को भी इसमें शामिल किया गया। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर हरित क्रांति से संबंधित, कि भारत के अंदर हरित क्रांति का प्रारंभ जन्म जो था वो 1966-67 में हुआ। कब हुआ? तो 1900 प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। 2 चरणों में हुई भारत में। कितने? 2 चरणों में हुई। पहला चरण कब? 1966-67 में। और दूसरा चरण जो है वो 1987 में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हरित क्रांति से संबंधित अपने जो प्रभावित जो था वो 1960 के अंदर फोर्ड फाउंडेशन के निर्देशन के माध्यम से ही 1960 के अंदर 7 जिलों के अंदर हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। और प्रथम चरण जो था 1966-67 यानी इनके बाद 1965 के अंदर यहाँ 114 जिलों में हरित क्रांति से संबंधित यानी गेहूं और ये चावल की किस्मों को, संकर किस्मों को अपनाया गया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से उन्हें उर्वरकता की बात करें या विद्युत की बात करें, जल की बात करें या आधुनिक यंत्रों की बात करें, तो उन्हें सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। 1966 से पहले चरण को माना जाता है जब 114 जिलों में हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया। यानी हरित क्रांति के लिए संकर किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया, उन्हें अधिक कीटनाशकों को उपलब्ध करवाया गया, आधुनिक यंत्रों को उपलब्ध करवाया गया व अन्य प्रकार से जल आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। तो सबसे पहली बात आती है कि हरित क्रांति का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में देखने को मिला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी। इन 3 राज्यों में सबसे पहले प्रभाव देखने को मिला। और इसके आलोचनात्मक रूप से ये भी कहा जाता है कि सबसे अधिक विकसित जल्दी पंजाब हरियाणा हुई, जबकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य क्या हुए, पिछड़ते चले गए। इसके कारण कि यहाँ पर अधिक सुविधा अनुकूल दशाएं हरित क्रांति के लिए थी पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर पश्चिमी यूपी के अंदर, तो वहाँ इनको अपनाया गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी यूपी, आप इनको ध्यान कर लें। इसके बाद 1987 के अंदर जब दूसरा चरण हुआ तो 14 राज्यों के 169 जिलों में इस कृषि को प्रारंभ किया गया। यानी 14 राज्यों के 169 जिलों में इस कृषि को प्रारंभ किया गया। यानी प्रथम हरित क्रांति के चरण में सफलता के बाद द्वितीय चरण की ओर बढ़े और वहां उसको 114 जिलों से क्या हुआ, 169 जिलों में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। प्रथम चरण के माध्यम से सर्वाधिक हमने बात की कि चावल और गेहूं की कृषि में सर्वाधिक सुधार या वृद्धि देखने को मिली। गेहूं की फसल में, फिर चावल की फसल में
और दूसरी जो कि अन्य प्रकार से गन्ना की बात करें या बाजरे की बात करें, कुछ मोटे अनाजों को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन सर्वाधिक कहीं लाभ दिखाई दिया तो वो गेहूं और चावल में ही दिखाई दिया। द्वितीय चरण में कुछ अन्य व्यापारिक दलहन को और तेलों में वृद्धि करने के लिए उन फसलों को इसमें शामिल किया गया। द्वितीय चरण में कुछ मोटे अनाजों को शामिल किया गया, दालों को, दलहन को और तेलीय जो फसल हैं उनको इसमें शामिल किया गया अधिक तेलों में वृद्धि करने के लिए। दूसरे विषमता, यानी प्रथम दौर में जो विषमता उत्पन्न हो रही थी कि कुछ राज्य में बिल्कुल पिछड़ रहे थे, कुछ राज्य इनके आगे निकल रहे थे, यानी जिनमें इसको अपनाया गया वो राज्य तीव्र गति से विकास कर रहे थे, तो विषमता को कम करने का भी प्रयास किया जा रहा था। बड़ी बात इसलिए थी कि शुष्क कृषि को भी कहीं ना कहीं महत्व दिया जा रहा था कि क्योंकि भारत में अधिकांश कृषि किस पर थी, वर्षा पर निर्भर थी, और दूसरे राज्यों में जो कि कम बूंद बूंद सिंचाई परियोजना आदि ऐसी अपना करके कम जल में पकने वाली फसलों को भी इसमें शामिल किया जा रहा था। तो द्वितीय चरण में कोशिश की जा रही थी कि क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दिया जाए और क्षेत्र में जो असमानता फैल रही है या छोटे किसानों को जो लाभ इसका नहीं मिल पा रहा है तो उन तक इनको पहुंच बनाने के लिए और किसानों को सस्ती दर में ऋण उपलब्ध करवाना, संसाधनों को उपलब्ध कराना, सहकारिता कृषि को बढ़ावा देना, इस प्रकार का कार्य जो था वो कहीं ना कहीं द्वितीय चरण में देखने को मिल रहा था। अब हम बात कर लेते हैं इसमें आलोचना से संबंधित, यानी हरित क्रांति की आलोचना हुई। आलोचना किस आधार पर हुई? क्योंकि सीमित दायरे तक ही सीमित रही। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया गया, जैसे पंजाब की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, तो वहाँ पर जलाक्रांता की समस्या भी उत्पन्न होगी, भूमि में सेम आदि की समस्या उत्पन्न हुई, या अन्य कीटनाशक डालने से, जहरीले पदार्थ डालने से क्या हुआ, भूमि में उर्वरता समाप्त होने लग गई, या अन्य प्रकार से कुछ समस्याएं, भूमि बंजर होने लग गई। तो अनेक प्रकार की समस्याएं यहाँ उत्पन्न हुई। दूसरे राज्यों में असमानता हो गई, प्लस जो कि केवल बड़े जो किसान, जमींदार जो किसान थे उन्हीं तो को उनका लाभ अधिक मिल पाया, सीमित छोटे किसानों को उनका लाभ नहीं मिल पाया। राज्यों के अंदर असमानता उत्पन्न हो गई भी, कुछ राज्य तीव्र गति से विकास कर गए, कुछ राज्य पिछड़ते चले गए। तो इस प्रकार की स्थिति जो थी वो कहीं ना कहीं असंतुलन को जन्म दिया। हरित क्रांति ने असंतुलन को जन्म दिया। कृषि पूंजीवादी कृषि हो गई। कृषि कैसी होगी? परंपरागत जो कृषि थी वो पूंजीवादी कृषि के अंदर तब्दील हुई। तो अब हम बात करेंगे जो कि नव हरित क्रांति के बारे में। नव हरित क्रांति का जन्म जो है अप्रैल 2006 में माना जाता है। नव हरित क्रांति का जनक है वो 12 अप्रैल 2006 को माना जाता है। 12 अप्रैल 2006 को नव हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ये कहा कि यहाँ इसकी आवश्यकता है, वर्तमान हालात के अंदर नव हरित क्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि राज्यों में असमानता को कम करना, शुष्क कृषि को शामिल इसमें करना, व अन्य प्रकार से जल की अन्य नई नई तकनीकों को इसमें शामिल करना, या किसानों तक, प्रत्येक किसान तक इसका लाभ मिल सके, इस प्रकार की जो कृषि है को बढ़ावा देने संबंधित नव हरित क्रांति में शामिल किया गया। उसी प्रकार एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भी ये बात कही गई कि आधुनिक युग में प्रथम हरित क्रांति के उपलब्धता या सफलता के बाद अब नव हरित क्रांति के विकास की बेहद आवश्यकता है। तो ये हरित क्रांति से संबंधित कुछ विशेष बातें थी जो आपको बताएगी, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। एक बार पुनः हम 2 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं पूर्णतः दोबारा देखने की, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जितने भी फैक्ट आपको बताए जाते हैं यहाँ पर केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होते हैं वही बताए जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया जाता है। समय का भी ध्यान में रखा जाता है कि सीमित समय में आपको अधिक बात बताने का प्रयास मेरा रहता है। समय का अभाव मेरे पास खुद के पास भी रहता है, तो कुछ मित्रों के कहने पर ये कार्य प्रारंभ किया था। जितना कर पाएंगे उतनी अपनी ज़्यादा कोशिश की जाएगी। तो आप जुड़े रहिए, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ज़रूर आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर करवा दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं दोबारा 2 मिनट के अंदर पूर्ण रूप से कि भारत में हरित क्रांति
की बात हम कर रहे हैं। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो यूएसए के डॉक्टर विलियम गेड के द्वारा ये शब्द दिया गया। इसके बाद विश्व में जनक जो हरमन वोरलोग को कहा जाता है, विश्व हरित क्रांति का जनक हरमन वोरलोग को कहा जाता है। 1970 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार इसमें विशेष कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1970 में। किसको? हरमन वोरलोग को। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ 1950 ईस्वी में माना जाता है, जब रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के द्वारा मैक्सिको में चावल की एक विशेष किस्म को तैयार किया गया, जिसे गेहूं की विशेष किस्म को तैयार किया गया जिसमें अधिक उत्पादन हो सका। इसके बाद मनीला फिलीपींस के अंदर चावल की 1960 के अंदर विशेष किस्म को तैयार किया गया, जो कि इंडोनेशिया व ताइवान के चावलों को मिश्रित या संकर किस्म था। और इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के अंदर तो सबसे पहले 1959 के अंदर 1959-60 के अंदर 7 जिलों में कृषि को किया गया, और इस सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो कि आवश्यकता जिनके संसाधनों की थी उन सभी को उपलब्ध करवाया गया। सिंचाई के साधनों की बात करें, वित्तीय व्यवस्था की बात करें, आधुनिक जो खाद्य बीज आदि की बात है, इन सभी की उपलब्ध करवाया गया। फिर 1965 में 114 जिलों में इस पर कार्य किया गया और 114 जिलों में कार्य किया गया, तथा इसी प्रकार आगे जो कि प्रथम चरण था 1966-67 में प्रारंभ हुआ, और किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना या संसाधन सस्ते दर से उपलब्ध करवाना, सहकारिता कृषि को बढ़ावा देना, इस प्रकार का कार्य यहाँ किया गया। और ये प्रथम चरण में कार्य जो था केवल 3 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी यूपी में ही अधिक प्रभाव जमा सका। इसके बाद द्वितीय चरण है वो 1987 के अंदर, जो कि 14 राज्यों के 169 जिलों में है। यहाँ कई जगह 1983-84 भी दिया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में 1987 है। तो 14 राज्यों के 169 जिलों में ये कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें गेहूं और चावल कृषि के साथ साथ तेलीय व खाद्यान्न व दलहन को शामिल किया गया व बाजरा आदि को इसमें शामिल किया गया। और इस प्रकार 1987 में ये 14 राज्यों के 169 जिलों में ये कार्य एक बृहद स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ, और कोशिश की गई कि अन्य प्रकार की कृषि को भी इसमें शामिल किया जाए, राज्यों में असमानता को दूर किया जाए, किसानों में असमानता जो हो रही है उसको भी दूर किया जाए। इस प्रकार हरित क्रांति अपना पांव पसारती रही, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव हुए। वो दुष्प्रभाव क्या थे? वो वहाँ कहीं ना कहीं जलाक्रांता की स्थिति उत्पन्न हुई, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक कीटनाशकों का प्रयोग के कारण सेम आदि की स्थिति उत्पन्न हुई, भूमि बंजर होने लगी, किसान में असमानता उत्पन्न हो गई। ये सीमित दायरे तक ही सीमित रही, इसलिए दूसरे क्षेत्र से ये अधिक तीव्र गति से आगे विकसित हुए, तो कहीं ना कहीं असमानता को जन्म दिया। बड़े किसानों को इसका लाभ मिल पाया, छोटे किसान अधिक गरीब होते गए। ये पूंजीवादी कृषि बन गई। तो पूंजीवादी कृषि होने के कारण बड़े लोगों तक इनकी या छोटे लोगों तक या छोटे किसानों तक इनकी पहुंच नहीं हो पाई। अधिक महंगी जो खाद बीज आदि हैं या आधुनिक यंत्र इनका प्रयोग छोटे किसान नहीं कर पा रहे थे, वो केवल परंपरागत कृषि तक ही उनका दायरा सीमित था। इसलिए असमानता को कहीं ना कहीं अधिक जन्म दिया गया। पर्यावरण पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला, खाद्यान्नों में कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ह्रास हुआ। तो इस प्रकार से कुछ असमानताएं के साथ हरित क्रांति की फसल में तीव्र गति से वृद्धि हुई। और अब हम बात करते हैं कि नव हरित क्रांति की बात करते हैं। 12 अप्रैल 2006 को नव हरित क्रांति का जन्म हुआ। इससे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये आधुनिक युग में असमानता को दूर करने के लिए नव हरित क्रांति की विशेष आवश्यकता है। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा भी इस बात को कहा गया कि हरित क्रांति की सफलता के बाद अब हमें क्या है कि नव हरित क्रांति के माध्यम से अधिक विकास कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास को इसमें शामिल किया गया। सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय क्या है? सतत पोषणीय विकास जो कि नव हरित क्रांति में अपनाया गया 2006 में। कारण क्या था कि सतत लंबे समय तक इस प्रकार की कृषि
की जा सके, यानी लंबे समय तक सतत पोषण भूमि पोषणीय बनी रहे और लंबे समय तक इस प्रकार की कृषि की जा सके। 2006 में इसको वो अपनाया गया, यानी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए। सतत पोषण का मतलब क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना या भूमि से उपज प्राप्त करना, यानी भूमि बंजर भी नहीं हो और हमें उपज भी प्राप्त करते रहे। जिस प्रकार मान लीजिए कि पशु अपने स्वेच्छा से जो दूध देता है वो उसका पोषण है, लेकिन उसी को कई कलकत्ता जैसे बड़े शहरों के अंदर मशीनों के माध्यम से जो गाय का दूध निकाला जाता है उसमें अंत में खून तक आ जाता है, वो उनका पोषण नहीं बल्कि शोषण है। तो यहाँ पोषण से अभिप्राय क्या है कि भूमि अपनी आवश्यकता के अनुसार या भूमि की जितनी उपलब्धता है, गुणवत्ता है, उसके आधार पर ही हमें उसकी उपज प्राप्त है। अगर शोषण उसका किया जाएगा तो थोड़े समय में वो बंजर हो जाएगी। तो इसलिए सतत पोषण लंबे समय तक कृषि पैदावार प्राप्त करने के लिए इस चीज़ को अपनाया गया। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।